किसानों की उपज इस पूरी दुनिया में पहुंचे, इस देश के गोदामों में ना सड़े, सुप्रीम कोर्ट को ये ना बोलना पड़े कि सड़े हुए अनाज को गरीबों को बांट दो। राजीव जी, आपके शासनकाल में ही बहुत सारे जो गोडाउन हैं उनमें गेहूं सड़ रहा है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। इंद्री से खबर आई थी, उस वक्त भी हमने प्रमुखता से उठाया था, और ऐसा कई जगह होता है, इसमें दोहराई नहीं है। पलवल से भी आई थी, बहुत सारी खबरें इस तरह की आती हैं कि गेहूं सड़ रहा है। जमाखोरों को लेकर क्या करती है सरकार, क्या कर रही है, क्या प्लान है? आप प्लान की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी है कि एक तरफ गोडाउन में गेहूं पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उसका कोई चिट्ठा है नहीं आपके पास, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि पटरी पर लाई जाएगी। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कभी भी एक दिन में नहीं सुधरता। 60 साल का डिस्ट्रीब्यूशन डिटेरोरेट हो चुका था ये देश, ये वस्त नहीं हो चुका था। इसके आगे हमारे पास शब्द नहीं थे इस देश की बर्बादी के लिए। आज उस बर्बाद देश को वापस, जो बर्बाद होता हुआ देश था, उसे वापस ट्रैक पर लेके आया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्रालय, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं थी, अव्यवस्थाएं थी, उनको ट्रैक पर लाने के लिए भी की जा रही हैं। चलिए, बीमार व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। ये बातें तो खैर पहले भी नरेंद्र मोदी ने कही भी थी। राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त बेहद कम है। मनदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। गुरनाम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। धनखड़ जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से ये भी राजीव जी कह रहे थे कि स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा, तो क्या एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि आपने SEZ के लिए पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने के टाइम में SEZ के लिए बहुत बड़ी भूमिका किसानों से खरीदी गई। जी। और उसमें से अधिकांश में SEZ बनी नहीं। अब उस जमीन की उत्पादकता कम हो गई, खत्म हो गई, उत्पादन हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं गया। तो वो जमीन क्या किसानों को वापस दी जाएगी? दूसरी बात, आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए औद्योगिक यूनिट स्थापित होंगे, तो क्या SEZ के लिए जो जमीन है ली गई है उद्योगपतियों द्वारा, उसका अधिग्रहण किया जाएगा सरकार की तरफ से? बिल्कुल, कि ताकि फैक्ट्रियां लग सके, कारपोरेट सेक्टर डेवलप हो सके। क्या उसका बहुत सारे सवाल, बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं। और महंगाई जो है जी, महंगाई को रोकने की दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। बिल्कुल, सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन जवाब सरकार के पास भी नहीं और सरकार के नुमाइंदों के पास भी नहीं है। लेकिन वायदे और दावे बहुत किए गए और वो अब जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। वायदे वो जमीन पर उतरते हुए अभी तक नजर आते नहीं है। वक्त बेहद कम है। धनखड़ जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। हिमलैंड का पंखा, घर हो या ऑफिस, मचा दे अपना डंका। नॉट जस्ट अ फन, इट्स फैंटास्टिक। यदि आपने अभी पास किया है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर में डिग्री या डिप्लोमा या 10+2 वोकेशनल कोर्स और बेरोजगार हैं, तो उज्जवल भविष्य के लिए लें 1 साल की ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टाइपेंड के साथ और अपना करियर बनाएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना। देखिए वेबसाइट्स। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। फैसले भले ही बंद कमरों में होते हैं, पर मेरा तजुर्बा कहता है इसका असर खुले आसमान के नीचे रहने वालों पर ज्यादा होता है। मेरा मानना है खुले आसमान की तरह लोगों तक हर बात साफ साफ पहुंचे।
देखिए खबरों की खबर मेरे साथ। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे। बोल जनता बोल, सिर्फ जनता टीवी पर। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। 5 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। सूत्रों के मुताबिक लंबी हो सकती है बजट सत्र की अवधि। अन्ना आंदोलन में किसानों के समर्थन पर कृष्ण बेदी की किसानों को नसीहत। कहा, किसानों को परेशानी है तो सीएम से करे बात। अनिल विज ने सीएम खट्टर को लेकर किया कटाक्षपूर्ण ट्वीट। स्वास्थ्य और खेल विभाग में रुचि लेने पर किया धन्यवाद। विज के ट्वीट पर पूर्व सीएम हुड्डा का बयान। कहा, प्रदेश सरकार में है तालमेल की भारी कमी। युवराज सिंह के विश्व कप टीम में सिलेक्ट न होने पर योगराज सिंह ने धोनी को ठहराया जिम्मेदार। धोनी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी किया इस्तेमाल। गुड़गांव में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा, 17 नए मरीजों की हुई पुष्टि। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। 9 बजे की सभी बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक हरियाणा की कैबिनेट बैठक हुई। दरअसल कई मायनों में ये बैठक काफी अहम थी। कैबिनेट बैठक में कई फैसले भी लिए गए। तिथि पर भी यहां पर मुहर लग गई है कि आखिरकार बजट सत्र कब से शुरू होगा। आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। वहीं कैबिनेट बैठक में कंप्यूटर टीचर्स की मांगों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में कंप्यूटर टीचर्स की मांगों को मानते हुए उन तीनों कंपनियों को बर्खास्त कर दिया गया है जिनके अधीन कंप्यूटर टीचर्स काम कर रहे थे। वहीं कैबिनेट ने हिसार से तोशाम और भिवानी से तोशाम 2 मार्गों पर टोल टैक्स लगाने का फैसला भी इस बैठक के दौरान लिया गया है। इधर वित्त वर्ष साल 2015 से साल 2016 के लिए विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। ये फैसला खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में राज्य में 2 सड़क मार्गों हिसार से तोशाम और तोशाम से भिवानी पर टोल टैक्स लगाने का फैसला भी लिया गया। इस दौरान बैठक में अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु और कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद नहीं थे। ये जानकारी खुद बीजेपी कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने पत्रकारों को दी। साथ ही प्रदेश के किसानों द्वारा नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर अन्ना आंदोलन को समर्थन देने के मुद्दे पर बेदी ने कहा कि अगर किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आंदोलन की बजाय खुद मुख्यमंत्री से बातचीत करें। हमने चर्चा की, जो सामान्य बिंदु थे इसमें सारे निर्णय सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए और कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि 2 जगह हम तोशाम से भिवानी सड़क पर टोल संग्रहण और तोशाम से हिसार सड़क पर मुख्य ये था। बाकी चौकसी विभाग के कुछ कार्य थे, कुछ हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट्स थी। बजट सत्र हम मार्च के पहले सप्ताह में करने जा रहे हैं और एक्चुअल डेट तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे और हो सकता है कि शायद 5 मार्च हो।
किसान किसी बात को लेकर आंदोलन करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री से और कैबिनेट के मंत्रियों से किसी से बात करेंगे तो उनका सोल्यूशन भी करेंगे। और हम किसी प्रकार के आंदोलन के पक्ष में नहीं है। आंदोलन रहित हरियाणा प्रदेश हो, मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, सबके हक मिले। हरियाणा सरकार इसकी चिंता कर रही है और किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बैठ के सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्हें माननीय मुख्यमंत्री से बात कर लेनी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खेल मंत्रालय में सीएम खट्टर के दखल से नाराज होकर ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। अनिल विज ने सीएम खट्टर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग और खेल विभाग में रुचि लेने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि राय से खेलेगा हरियाणा बढ़ेगा हरियाणा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम की जानकारी खुद अनिल विज को ही नहीं थी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के पोस्टर पर खेल मंत्री की तस्वीरें भी नहीं लगी हुई थी। वहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में तालमेल की कमी है और बगैर तालमेल के किसी भी प्रदेश का विकास संभव ही नहीं हो सकता। दरअसल ये कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो आज रोहतक जिले के सांपला कस्बे में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। हुड्डा ने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली को पानी देने की बात करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में पानी की कमी का राग ही अलापते हुए नजर आए। वैट सबसे कम था, डीजल और पेट्रोल डीजल और पेट्रोल सबसे सस्ता था। जब मैं दिल्ली से आता था तो बहादुरगढ़ बॉर्डर पे जो दिल्ली से निकलते ही पहला पेट्रोल पंप जो था उस पे लिखा होता था कि पूरे देश में सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल हरियाणा में है। अब मैं आता हूँ तो दिल्ली के आखिरी पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ है कि हरियाणा से सस्ता डीजल पेट्रोल मिलता है। जो अंतर्राष्ट्रीय भाव गिर रहा है उसके अनुसार पेट्रोल का 25 रुपये लीटर और डीजल का 20 रुपये लीटर होना चाहिए। प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते दिल्ली को पानी दे दिया। हरियाणा में पहले पानी कमी है, मुख्यमंत्री कहते हैं हम एक बूंद पानी नहीं दे सकते। SYL पूरा हो नहीं रहा है, पंजाब से पानी मिल नहीं रहा है। इसी प्रकार से वहाँ का कृषि मंत्री कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं रही हमारे यहाँ। उनका पार्टी का प्रधान कहता है खाद की कमी बहुत थी, पिछली सरकार की कमी की वजह से थी। इधर केंद्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए जो अध्यादेश लाया गया है वो पूरी तरह से गैर प्रजातांत्रिक है और संसद सत्र में इसका कड़ा विरोध भी किया जाएगा। दरअसल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किसानों के साथ मिलकर इसके खिलाफ व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाएगी। ये बातें खुद मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद नीलोत्पल बसु ने कही। दरअसल नीलोत्पल बसु रोहतक में आयोजित 14वें राज्य सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए हुए थे और इसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। हमारा सहयोग किया था, इसलिए उस रैली का जो क्या हम तो क्योंकि किसानों को जिसको उजारा जा रहा है उसका हितों का रक्षा करते हुए उस भूमि के ऊपर निर्भरशील जो लोग हैं उनका हितों को रक्षा किए बिना हम करने नहीं देंगे। इसके साथ साथ खेती में और एक खतरा है। ये शांता कुमार कमेटी जो प्रधानमंत्री के देखरेख में बनी है वो MSP समाप्त कर देगा, वो रेशन व्यवस्था समाप्त कर देगा, वो कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करेगा। वो बोल रहा है कि FCI को हम 2 विभाजन कर देंगे, एक वो वेयर हाउसिंग होगा और दूसरा बिक्री करेगा। धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट से भी सरकार हट जाएगा। तो छोटे किसान जो है, आज ज़्यादातर प्रदेशों में संख्या ज़्यादा छोटे किसान का है, इसके लिए मतलब वो बार्गेन करने के लिए उसका हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसका बहुत बुरा असर होगा। वहीं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने गोहाना में कहा कि हमने कृषि के लिए बहुत अच्छा काम किया है और कृषि अपने ऑप्टिमल लेवल पर पहुंच गई है। दरअसल कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और डेयरी पर शिफ्ट होना है और अभी हमारे पास 7% हॉर्टिकल्चर भी है।
वहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में कोशिश अभी जारी है। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए इनेलो नेता केसी बांगड़ ने कहा कि किसान अपनी परंपरागत खेती नहीं छोड़ पाएगा, इसलिए सरकार को किसानों की प्राथमिक समस्याओं के हल की ओर ही ध्यान देना चाहिए। हमने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब एग्रीकल्चर अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गई है। अब हमको हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, डेयरी पर शिफ्ट हो रहा है। अभी हमारे पास केवल 7% पे हॉर्टिकल्चर है। मैं चाहता हूं कि सने सने करके हम 60% पे जाएं। जहाँ तक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात है, मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ता रहा हूं, आप सबको पता है। मैंने ही वो हमारे घोषणा पत्र में ये शामिल कराया था, और अभी जो मैंने सिफारिश भेजी है केंद्र सरकार को, वो इसी आधार पर भेजी है कि जब अगली खरीफ की फसल के लिए, जो अगली धान की फसल के लिए सरकार बनने के बाद उन्होंने सिफारिश मांगी कि हम कैसे एमएसपी तय करें। हमने कहा आप एमएसपी तय मत करिए, आप प्रॉफिटेबल प्राइस तय करिए। जो हमारी परंपरागत खेती है उसको किसान इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि जो किसान की खेती की पद्धति जो हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसको एक रात में या एक भाषण देने से बदला नहीं जा सकता। तो पहले किसानों की जो मौजूदा समस्याएं हैं सरकार को उनको समझना पड़ेगा, और धरातल पर आकर के धरातल की जमीनी बातों को समझ करके जमीनी उनका हल निकालना होगा। प्रदेश में बिजली की सप्लाई करने वाले दक्षिणी और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपना रेवेन्यू गैप के आधार पर बिजली शुल्क के दाम में बढ़ोतरी की मांग की है। दरअसल निगमों का कहना है कि रेवेन्यू गैप को समाप्त करने के लिए 15 बिजली शुल्क बढ़ाने की इजाजत उन्हें दी जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर संपत सिंह ने ये भी इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि दोनों में 9700 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा रेवेन्यू गैप बताते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की मांग की है, लेकिन रेट बढ़ाने को लेकर निगमों ने किसी तरह का कोई होमवर्क ना करके इस क्षेत्र में बढ़ोतरी की अनुचित मांग भी रखती है। वो लगभग जो है 9700 करोड़ का दिखाया है, जिसमें से 3900 करोड़ तो उत्तरी हरियाणा का है और लगभग 5800 करोड़ जो है वो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का है। और उसके लिए उन्होंने आफ्टर सब्सिडी, जो सब्सिडी ले रही है सरकार से वो अलग ले रहे हैं। कृषि के मामले में ट्यूबवेलों से जो कृषि के लिए सब्सिडी ले रहे हैं हरियाणा सरकार से, वो तो उन्होंने मांगे 7200 करोड़ रुपए। कमिश्नरों का है कि हमें 7200 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार से दिलवाइए। कैटेगरी के अंदर विद इन कैटेगरी हैं, जैसे मान लो 0 to 40 यूनिट्स है, 40 to 100 यूनिट्स है, 250 यूनिट्स है, उसमें कहीं भी कोई आपने नहीं बताया। दूसरा है कि एक हिसाब कैसे मांग रहे आप सबसे, एक हिसाब से नहीं मांग सकते आप सभी से कर। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सोनीपत को नगर निगम बनाने पर विचार किए जाने की घोषणा से लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोगों का मानना है कि सोनीपत के नगर निगम बनने से उनकी समस्याएं जल्द खत्म हो जाएंगी और सोनीपत का विकास भी संभव हो जाएगा। यही नहीं, शहर की मुख्य समस्या बिजली पानी की समस्याओं से निजात मिलेगी। निगम बनने से विभागों के आला अधिकारी भी सोनीपत में ही बैठेंगे। इस वजह से सोनीपत के निवासियों में काफी खुशी है। सीएम साहब की निगम बनाने की जो घोषणा है, मुझे लगता है कि यह तमाम शहर के लिए, शहरवासियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। इनमें लोगों को इंतज़ार कराया जाता था, इस प्रकार की व्यवस्था ख़त्म होगी और कामों में तीव्रता आएगी। जैसा हमारे सीएम साहब की सोच है कि हर काम को लटकाने की बजाय उसको निपटाने का काम होना चाहिए, और जिस जज्बे से पार्षद काम करेंगे तो शहर का निश्चित रूप से भला होने वाला है। वहीं मंत्रिमंडल द्वारा सोमवार को तोशाम भिवानी और तोशाम हिसार मार्ग पर टोल टैक्स लगाए जाने की मंजूरी दिए जाने की घोषणा के बाद तोशाम क्षेत्र के लोगों ने इसका कड़ा विरोध भी जाहिर कर दिया है। दरअसल लोगों का कहना है कि पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के लोगों को ये सरकार द्वारा अतिरिक्त बोझ डाला गया है, जिससे जनता की आर्थिक स्थिति और भी खराब होगी। इसकी वजह से ही लोगों ने रोष भी जाहिर किया है और कड़ा विरोध अपना जाहिर किया है। बोर्ड
वोट दे के बहुत पछता रहे हैं। सरकार को वोट इसलिए दी थी कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी, लेकिन आज हालत ये है कि हमें एक चीज़ के लिए तरसना पड़ा। अब टोल टैक्स आम आदमी क्या सोचेगी? 1 रुपये उनके पास है नहीं, टोल टैक्स कहाँ से बढ़ेगी पहले बताओ। सरकार को पहले 100 बार सोचना चाहिए इसके बारे में। आप विरोध करते हैं इसका? हम विरोध कर रहे हैं, हम क्या सारी दुनिया विरोध करेगी? वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों से संबंधित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, किसानों को बिजली पानी उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पर वैट की दर बढ़ाने का भी विरोध जाहिर किया और बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग भी इनकी तरफ से की गई है। केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर का पुतला जला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इनका पुतला जला के अपना विरोध प्रकट करी है, क्योंकि केंद्र के अंदर 9 महीने हो गए मोदी सरकार आए हुए। मोदी ने कोई भी ऐसा आज तक कोई काम नहीं किया जो रिजल्ट आए। किसान जो आज दुखी है, किसानों को न तो बिजली मिल रही, न पानी मिल रहा और न खाद मिल रही। खाद के लिए किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही है, थाने में पर्चियां काटी जा रही है। आज किसानों का भाव जो है, चाहे झोने का भाव हो, चाहे कपास का भाव हो, किसानों को भाव नहीं मिल रहा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पानीपत की, जहां पर नोलथा गांव के सैकड़ों गांव वाले जिला सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 10 साल पहले सरकार की तरफ से उन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लाटों की रजिस्ट्रियां तो मुहैया करवाई गई थी, लेकिन आज तक उन्हें प्लाट नहीं दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि कुछ दबंग लोगों ने 1800 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसे वो छोड़ नहीं रहे हैं और इसी वजह से इन लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जी प्लाट नहीं मिल रहे जी, 7 साल आ गया हमें यहाँ चक्कर काट जाना जी। गरीब बालक है जी, गरीब बंदे के घर में 10-10 मेंबर आवे जी, आड़ा है वहाँ हमारे पास पैसा कहाँ से आओगा जी। ये जो दबंग आदमी है वो जमीन को कब्जा रहे हैं। 1840 किले हमारे गाँव में जी, एक भी किले की बोली नहीं होती जी, सब नुए तोड़ रहे हैं। हमारे प्लाटों की रजिस्ट्री मिल रही, 7 साल हो गए हमारे को कोई प्लाट नहीं मिल रहा जी। एक कागज दे रखा, एक कागज दे रखा गवर्नमेंट ने जी, और हमारे पास कुछ नहीं है जी। हम तो यहाँ हर बार ऐसा होगा कि 6-3 बजे जी हमने हाई कोर्ट में सारे केस लड़ लिए जी। अगली खबर गुलाचिका से है, जहां पर अखौंद गांव में मनरेगा मजदूरों ने एससीजीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर लोगों ने एसडीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल लोगों का कहना है कि उन्हें ना तो सरकार ने मनरेगा के तहत काम दिया और ना ही मजदूरी भत्ता दिया गया। वहीं लोगों की मांग है कि उन्हें साल 2014 का मनरेगा भत्ता दिलाया जाए और गांव में जो काम मनरेगा के तहत हो सकते हैं उन्हें पंचायत के जरिए ही उन तक पहुंचाया जाए। हम गाँव से आए हैं जी, हमारे गांव में काम बहुत है जी। सफाई गंदगी चुगरदेव को खिल रही है जी, लेकिन नरेगा का काम 2013 में चला था जी। थोड़े से दिन काम चला, फिर बाद में बंद कर दिया जी। हमें उनका भी कोई पैसा नहीं मिला, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। जिन्होंने काम किया उन्हें नहीं मिला, जिन्होंने नहीं काम किया उनको पैसा मिला। लेकिन अब काम हमारा 2 साल हो गए, हमारा काम बिल्कुल बंद है जी। हमें कोई काम नहीं मिल रहा। हमें सरकार से यही अनुरोध है जी, हमें काम दो और हमारा जो 2 साल का भत्ता है वो मिलना चाहिए जी। अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। दरअसल गुड़गांव में प्रशासन बेशक स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए काफी प्रयास कर चुका हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। साइबर सिटी गुड़गांव में जहां पर विकास इतनी तेजी से हो रहा है, वहीं पर स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। तकरीबन 1,500 लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें से 17 लोगों में H1N1 ही नहीं यानी कि पॉजिटिव मिला है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवा के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं बीमारी से बचने के लिए अस्पताल में मास्क तक भी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। तो हकीकत यह है अस्पतालों की कि स्वाइन फ्लू जैसे संक्रामक बीमारी को लेकर भी मास्क नहीं लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मैंने अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराया स्वाइन फ्लू का, प्राइवेट में कराया डॉक्टर लाल से,
और मुझे 4 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर पॉजिटिव आए। इसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मैंने कई केमिस्ट शॉप्स में पता कर लिया, उन्होंने बोला कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पर अगेन कोई काउंटर नहीं है प्रॉपर, तो फिर मैंने इमरजेंसी में अपने आप को एक कार्ड बनवाया, लेकिन अगेन लास्ट 3 दिन से मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, ना कोई बाहर में अवेलेबल है। वो बोलते हैं सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी प्रॉपरली नहीं है। अगली खबर नारनौल से है, जहां पर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कहने को तो ये अस्पताल 100 बिस्तर वाला है, लेकिन यहां पर मरीजों का इलाज ही नहीं हो पाता। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें कई घंटों तक लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर एमओ के कुल 42 पद हैं, लेकिन अभी तक 14 पदों पर ही डॉक्टर्स मौजूद हैं। बाकी के जो पद हैं वो अभी भी खाली बने हुए हैं। इस वजह से ही मरीजों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। यहाँ डॉक्टरों की जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी 42 पोस्टें हैं, उसमें से हमारे पास 14 सिर्फ 14 मेडिकल अफसर यहाँ पोस्टेड हैं, और एसएमओ की 3 पोस्टें हैं हमारे यहाँ, जिसमें से 6 पोस्टेड हैं। हमारे यहाँ सर्जन भी नहीं है, फिजिशियन भी नहीं है, ईएनटी सर्जन भी नहीं है, और साइकेट्रिस्ट की पोस्ट भी यहाँ वैकेंट पड़ी है। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है कि जो मरीजों ने इतनी देर से लंबी लाइन लगा रखी है, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, और यहाँ के खुद स्टाफ के मेंबर आके, नर्सें हमने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने मेंबर को लेके आती है और दवाइयाँ दिलवा के ले जाती हैं, और जो मेंबर पेशेंट रियल में सफर कर रहा है वो लाइन में ही सफर कर रहा है, उसकी कोई तरफ कोई देखभाल नहीं है, और न ही यहाँ पे डॉक्टरों की उच्च व्यवस्था। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती करते हुए सोनीपत के नायब तहसीलदार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। दरअसल रविंद्र सिंह मलिक नाम के इस नायब तहसीलदार पर जमीन की रजिस्ट्री में कोताही बरतने का मामला सामने आया था, उसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया। रोहतक के आयुक्त ने एक शिकायत के आधार पर तहसीलदार के दफ्तर पर छापा मारा और उसके बाद बिना साइन की गई रजिस्ट्रियां और लगभग 250 ऐसे दस्तावेज बरामद किए, जिन्हें जनता को वितरित किया जाना था। दस्तावेज 9 से 15 फरवरी के बीच के हैं। गौरतलब है कि पंजीकरण नियमावली के अनुसार लोग तुरंत रजिस्ट्री प्राप्त करने के हकदार हैं और रजिस्ट्री में देरी करना लापरवाही ही माना जा रहा है। वहीं जींद के शिवपुरी कॉलोनी में रेती बजरी के एक व्यापारी से 20 लाख रुपए की जो है फिरौती मांगी गई है। दरअसल चौथ राशि न देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा भी लिया गया। ऐसे में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चौथ मांगने का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरें अब खेल से जुड़ी हुई। फिर से मैदानों में गूंजेगी आईपीएल सीजन 8 का शोर। दरअसल आईपीएल की बोलियों में 16 करोड़ के युवराज को दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने खरीद लिया है। ये नीलामी बेंगलुरु में हुई। इस साल आईपीएल टूर्नामेंट 8 अप्रैल से 24 मई तक खेला जाएगा। इस बार आईपीएल नीलामी में 384 खिलाड़ी शामिल हैं। That they should have taken. And guess what? फिर से लगी आईपीएल के लिए बोलियां और बोलियों में सबसे महंगे बिके पंजाब के शेर युवराज सिंह। $16 करोड़ के युवराज को आईपीएल 2015 सीजन के लिए दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने खरीदा। ये नीलामी हुई बेंगलोर में, जहां दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने युवराज सिंह को सबसे ऊंची कीमत पर खरीदकर अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया है। पिछले साल युवराज को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में पंजाब पुत्र युवराज अपना डेयर दिखाएंगे। इस पर आईपीएल नीलामी में 344 खिलाड़ी शामिल हैं। नीलामी का संचालन रिचार्ड मेडले ने किया। इस साल आईपीएल टूर्नामेंट 8 अप्रैल से 24 मई तक खेला जाएगा। आईपीएल में इन मैचों में 8 टीमें मैदान पर दिखेंगी। युवराज के बाद नीलामी खिलाड़ियों की बात करें तो डेयरडेविल्स ने एंजोलो,
मैथ्यूज को इसी नीलामी में 7 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। इसी तरह एक दूसरे फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिनेश कार्तिक को 10 करोड़ 50 लाख रुपए में इस साल के लिए खरीदा।